जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तब क्या होता है कि हम कुछ लोग मिलके साथ में उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। यदि उसमें कोई नया पर्सन ऐड हो जाता है तो उससे हमारे जो प्रोजेक्ट की डायरेक्शन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है। यदि हम बिजनेस की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो यदि कोई नया पार्टनर आता है या नया पर्सन उसमें ऐड होता है जिसको हम एडमिशन बोलते हैं, रिटायर होता है, डेथ होती है, तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टनरशिप है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो वेलकम टू फीके एजुकेशन स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम चैप्टर 2 अकाउंट्स का, जो कि हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है, उसको स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। यदि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप या साझेदारी, जिसको हमने पहले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था कि क्या मतलब होता है साझेदारी का, कि साझेदारी का मतलब होता है कोई पार्टनर मिलके किसी व्यवसाय को, व्यापार को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जो उसमें लोग जुड़े होते हैं उसको हम साझेदार या पार्टनर बोलते हैं। और जो अधिनियम है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम जो 1932 है, उसके प्रावधान इसमें लागू होते हैं। तो अब जब ये पार्टनरशिप या साझेदारी हमारी जो चल रही है, इस साझेदारी में यदि किसी तरीके का चेंज आता है, फर्क आता है, या किसी तरीके से उसमें उसका जो बॉडी या फिर उसमें जो भी मेंबर्स हैं उनमें यदि किसी तरीके का चेंज आता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप का पुनर्गठन। तो यदि हम बात करें सामान्यतः साझेदारी फर्म का पुनर्गठन निम्न में से किसी भी एक स्थिति में होता है। किस स्थिति में होता है? अब पुनर्गठन का पहले मतलब क्या है? पुनर्गठन का मतलब होता है कि यदि ए, बी और सी 3 पार्टनर है, तो यदि कोई नया पार्टनर आ जाए तो आप 4 लोग हो जाएंगे। तो उसका जो एक फर्म का जो टाइप था वो चेंज हो गया कि पहले उसमें 3 पार्टनर्स थे, अब कितने पार्टनर्स हो गए? 4 हो गए। अब बाई चांस इसमें सी चला जाए तो भी फर्म का टाइप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब खाली इसमें ए, बी और जो डी है वही पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी भी पार्टनर के आने से या किसी भी पार्टनर के जाने से फर्म का जो होगा वो पुनर्गठन या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो नया पार्टनर आएगा व्यवसाय में, या नया पार्टनर आ रहा है व्यवसाय में, जुड़ रहा है, उससे क्या होगा, उससे चीजें बदल जाएंगी। उससे जो उनका लाभ और हानि अनुपात होगा वो बदल जाएगा। उससे उनका जो भी लाभ विभाजन होगा वो बदल जाएगा। उससे जो भी उनकी ख्याति वगैरह, गुडविल वगैरह होगी वो बदल जाएगी। उससे जो उनका एक तरीके का कैपिटल है जिसको हम पूंजी कहते हैं, उसमें भी बदलाव आ जाएगा। तो कब स्थिति में होता है कि नए साझेदार का प्रवेश जब किसी फर्म के अतिरिक्त पूंजी या प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अब ये जो ए, बी है, ये किसी फर्म को चला रहे हैं, साझेदारी को चला रहे हैं, मगर हो सकता है इनको जो कैपिटल है या जो एक तरीके से हम पूंजी बोलते हैं, उस पूंजी की कमी हो रही है। तो जब ये पूंजी की कमी होगी, या ये ए और बी मिलके किसी व्यवसाय को सही तरीके से नहीं चला पा रहे, तो ये क्या करेंगे, किसी नए व्यक्ति को इसमें जोड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ती है तो एक साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। साझेदार अधिनियम 1932 के प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में सभी वर्तमान साझेदार की स्वीकृति पर ही प्रवेश मिल सकता है, जब तक इसके विपरीत कोई समझौता नहीं हुआ हो। मतलब कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा फर्म में, नया पार्टनर एडमिट होगा फर्म में, जब क्या हो रहा होगा, जब उसमें कोई नया पार्टनर क्या हो रहा होगा, जब सारे पार्टनर मिलके किसी कमी के कारण, या तो पूंजी की कमी के कारण या तो समय की कमी के कारण क्या हो रहा होगा, उसको प्रवेश लेके आते। तो इसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जब किसी चालू फर्म के अतिरिक्त पूंजी अथवा प्रबंधकीय सहायता अथवा दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब दोनों ही चीजों की क्या हो रही है, हमें आवश्यकता हो रही है ना, जरूरत पड़ रही है। तो फर्म के साझेदार विद्यमान संसाधनों की पूर्ति के लिए नए साझेदार को प्रवेश देने का निर्णय करते हैं कि नया पार्टनर क्या होगा, फर्म में एडमिट होगा। तो हम यहाँ पे जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो फर्म क्या हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है। किसके कारण पुनर्गठन हो रहा है? किसी नए पार्टनर के आने के कारण, जिसको हम एडमिशन ऑफ पार्टनर बोल रहे हैं। तो एकल व्यवसाय के संदर्भ में नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश होना साझेदारी का रूप लेता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश तब सभी वर्तमान साझेदार की स्वीकृति पर ही मिल सकता है। मतलब जब सारे ही पार्टनर्स उसको एग्री करेंगे, सारे ही पार्टनर्स क्या करेंगे, एग्री करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कि इस फर्म को प्रवेश कर रहे हैं, इस फर्म में आना चाहिए कोई नया पार्टनर, तभी वो क्या कर रहे हैं, नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। तो जब तक
किसी की इसके विपरीत समझौता ना हुआ हो, नए साझेदार के प्रवेश के साथ ही साझेदारी फर्म पुनर्गठित होती है। मतलब जब तक सारे पार्टनर्स मिलके एग्री नहीं करते हैं कि अब हमें इस पार्टनरशिप को आगे लेके जाना है, इस पार्टनरशिप को बढ़ाना है, तब तक क्या नहीं होगा, तब तक वो नया पार्टनर नहीं आ पाएगा। तथा नए व्यवसाय को साझेदारी फर्म के रूप में संचालन के लिए एक नए समझौते का निर्माण होता है। अब क्या होगा, जब ए, बी और सी आ जाएंगे तो एक नया एग्रीमेंट इन लोगों के बीच में, नया समझौता इन लोगों के बीच में क्या होगा, बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक नई फर्म क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म से दो मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। अब उसको क्या दो मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं, क्या मुख्य अधिकार प्राप्त होंगे कि वो जो नए फर्म में आ रहा है उससे क्या कर सके, उससे जो भी उसका प्रॉफिट लॉस है वो उसको मिल सके, और नए फर्म में जो पूंजी लगा रहा है उसके हिसाब से उसको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। तो यदि हम आगे देखें, साझेदार के प्रवेश के बारे में बात करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में बात करते हैं, तो जब किसी चालू फर्म को अतिरिक्त पूंजी अथवा प्रबंधकीय सहायता अथवा दोनों की आवश्यकता होती है, तो फर्म के साझेदार विद्यमान संसाधनों की पूर्ति के लिए नए साझेदार को प्रवेश देने का निर्णय करते हैं। तो यदि उनको किसी तरीके की आवश्यकता होती है, प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता होती है, पूंजी की कमी होती है, उसके लिए वो क्या करते हैं, नए पार्टनर्स को लेके आते हैं, नए साझेदार को लेके आते हैं। तो एकल व्यवसाय के संदर्भ में नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश होना साझेदारी का रूप बदल देता है। मतलब एकल मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यदि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है और कोई नया पार्टनर उसमें आ जाएगा, या एक ही पर्सन किसी बिजनेस को चला रहा है मगर किसी कमी के कारण वो एक इसको लेके आ जाए, बी को लेके आ जाए, तो ये जो इनका पूरा टाइप होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, ये चेंज होके क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप या साझेदारी। क्लियर। तो साझेदारी का रूप लेता है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश सभी वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति पर ही मिल सकता है। मतलब कि साझेदारों की जो स्वीकृति होगी तभी उसको क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। जब तक कि किसी इसके विपरीत समझौता ना हुआ हो, नए साझेदार के प्रवेश के साथ ही साझेदारी पुनर्गठित होती है तथा नए व्यवसाय को साझेदारी फर्म के रूप में संचालन के लिए एक नए समझौते का निर्माण होता है। नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म को दो मुख्य अधिकार, और क्या होता है कि नया जो पार्टनर है वो खाली जब सारे ही पार्टनर्स मिलके एग्री करेंगे कि नहीं अब हमें इस पार्टनरशिप को क्या करना है, चलाना है, इस पार्टनरशिप में नए पार्टनर को ऐड करना है, तब हम उस पार्टनर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यदि हम देखें तो फर्म में परिसंपत्तियों में भाग लेने का अधिकार, मतलब जो भी फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी, है ना, जो भी हमारे व्यापार के, है ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब एक तरीके से देनदारी या लेनदारी होगी, वो सारी चीजों में पार्टिसिपेशन किसका होगा, नए साझेदार का होगा। और फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार, इसके अलावा उसका जो लाभ होगा उस लाभों में भी उसका अधिकार आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दो कि किसी भी जो भी फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटीज, जो भी फर्म की चीजें हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका, और दूसरा जो फर्म के लाभ है उस लाभ में भी एक तरीके से क्या हिस्सा मिलने का हकदार हो जाता है। तो साझेदारी फर्म की परिसंपत्तियां के अधिकार हेतु साझेदार नगद या अन्य वस्तु के रूप में स्वीकृत राशि पूंजी के रूप में लाता है। मतलब जो भी पार्टनर है, जैसे मैं बोलूं एक नया साझेदार ए और बी मिलके कोई व्यवसाय को चला रहे हैं, अब यदि वो सी को लेके आते हैं तो ये जो सी आएगा ये क्या लेके आएगा, ये कुछ पूंजी लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, और क्या लेके आएगा, वो लेके आएगा ख्याति, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, ख्याति को हम बोलते हैं क्या, गुडविल। तो ये कहीं ना कहीं गुडविल लेके आएगा, और कुछ नगद जो कि किस फॉर्म में लाएगा, कैपिटल के फॉर्म में लेके आएगा। तो नगद या अन्य वस्तु के रूप में, अन्य वस्तु मतलब या तो कोई एसेट लेके आ जाए, बिजनेस में मशीन लेके आ जाए, या कुछ ऐसी चीज लेके आ जाए जिससे बिजनेस के जो परिसंपत्तियां उसमें बढ़ाओ या एक तरीके से बढ़ जाए, के रूप में एक स्वीकृत राशि पूंजी के रूप में लगाता है। इसके अतिरिक्त एक स्थापित फर्म की स्थिति में जो कि अपनी पूंजी पर, है ना, कि कहीं ना कहीं वो जो फर्म चल रही है उस पूंजी को अपने बिजनेस में या जो नए बिजनेस में वो ऐड हो रहा है, पार्टनर आ रहा है, उसमें क्या करता है, वो लगाता है, लेके आता है। यदि हम साझेदार फर्म का पुनर्गठन, तो साझेदार के प्रवेश की बात करें तो सामान्य प्रतिफल से अधिक लाभ अर्जित कर रही है, नए साझेदार को एक अतिरिक्त पूंजी लानी होगी जो कि प्रीमियम या ख्याति कहलाती है। कहीं ना कहीं हम जो वो गुडविल लेके आता है, ख्याति लेके आता है, या जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, तो वो प्रीमियम लेके आता है काय के लिए, कि जो पुराना फर्म चल रहा है ए और बी ने जो एक समय पे अपना जो नाम कमाया, जो बिजनेस बढ़ाया, उस बिजनेस में अगर वो जुड़ता है तो उस बिजनेस में जुड़ने के लिए उस कहीं ना कहीं क्या करता है, वो सी जो आ रहा है
वो इसको क्या देता है, कुछ नगद किस फॉर्म में देता है, गुडविल के फॉर्म में, नाम के फॉर्म में देता है, ख्याति के फॉर्म में देता है, ताकि वो लाभ और हानि का हकदार हो जाए। तो प्राथमिक रूप से यह विद्यमान साझेदार को फर्म के अधिलाभ में से उसके भाग्य की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु लाई जाती है, क्योंकि सिंपल है। अब यदि वो 100 रुपए या 90 रुपए कमा रहे थे तो 90 में 45 ए को मिल रहा था और 45 बी को मिल रहा था, मगर यदि हम सी को भी लेके आ जाए तो अब तीनों को कितना कितना मिलेगा, 30 30 और 30। तो कहीं ना कहीं ए के पास से भी 15 गया और बी के पास से भी कितना गया, 15 गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हानि हो रही है, इस हानि की पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, ख्याति लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब सामान्य नए साझेदार के प्रवेश के समय निम्न महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। सबसे पहला नया लाभ विभाजन अनुपात, जिसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं, क्योंकि सिंपल है। अब यदि हम इसी की स्थिति देखें तो यहाँ पे जो ए था और बी था, पहले एक भाग और एक भाग लेते थे, आधा आधा ए और बी दोनों मिलके बांटते थे। मगर यदि हम अब नया देखें, ए और बी और सी तीनों आ गए तो 1:1:1, मतलब पहले जहां पे वो 90 का आधा मिल रहा था उसको, अब वो 90 का 1/3 मिल रहा है उसको, मतलब 30 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो लाभ अनुपात का विभाजन है उसमें क्या हो गया, चेंज आ गया। इसके बाद है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बोलते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है, उस नए पार्टनर के आने से जो पुराने पार्टनर अपना जो लाभ हानि है उसका जो त्याग कर रहे हैं, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। इसके बाद है ख्याति का मूल्यांकन एंड समायोजन, मतलब गुडविल का वैल्यूएशन और एक तरीके से कैलकुलेशन जो मेथड्स है हमारे उसके बारे में, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आता है तो हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है, ख्याति वैल्यू करनी पड़ती है फर्म की, ताकि हम क्या कर सकें, उससे उतना पैसा भी ले सकें, ताकि वो भी नए फर्म में क्या कर सके, पार्टनर बन सके। इसके अलावा परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्व का पुनर्निर्माण, मतलब कि हम जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, मतलब हम किस तरीके से जो भी हमारे एसेट्स हैं और जो भी लायबिलिटीज है वो नए पार्टनर के आने से जो उनमें चेंजेस आए हैं, जो उसमें बदलाव आए हैं, उसको देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो यही चाहेगा कि आज फर्म की क्या स्थिति है वो जानकर ही वो फर्म में क्या करे, हिस्सेदार बने। ठीक है। इसके बाद आता है संचित लाभों संचय का वितरण, मतलब कि जो भी उनके पास एक्यूमुलेटेड या संचित, मतलब एक तरीके से कि इकट्ठा होके जो भी रिजर्व प्रॉफिट लॉस बचा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, पुराने पार्टनर नए पार्टनर के आने के पहले आपस में ही सेटल कर लेते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो वो चीजें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। इसके बाद है साझेदार की पूंजी का समायोजन, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है उसका जो पूंजी है, एडजस्टमेंट है कैपिटल का, उसको हमको देखना कि किस तरीके से हम उसका समायोजन करते हैं। अब यदि हम नया लाभ और विभाजन अनुपात की बात करें तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो जाएगा कि किसी नए पार्टनर के, नए साझेदार के आने से जो पुराने पार्टनर है या जो पुराने साझेदार है वो किस तरीके से अपना जो हिस्सा है वो खो रहे हैं, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने हिस्से की कुछ उनमें कमी हो रही है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात जब नए साझेदार को प्रवेश मिलता है तो उसके पुराने साझेदार के लाभ से अपना भाग क्या होता है, प्राप्त करता है। सिंपल है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया, ए बी 1:1 में किसी चीज को बांट रहे हैं, यदि वो सी आ जाता है यहाँ पे तो इनका रेशियो चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1:1:1, मतलब पहले किसी भाग में अगर उसको आधा हिस्सा मिलता था, अब कितना मिलेगा, 1/3 या 1/3 उसको मिलेगा। इसके बाद दूसरे शब्दों में नए साझेदार में प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने हिस्से के कुछ भाग का त्याग नए साझेदार के पक्ष में करते हैं, क्योंकि सिंपल है, जब कोई नया व्यक्ति, जैसे हम कोई एक केक खा रहे हैं, अब इस केक को यदि 2 व्यक्ति ही खाएं तो आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा, मगर यदि यहीं पे 3 हिस्से हो जाए इसके, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। तो इसमें मतलब हो जाएगा जो ए होगा वो भी कुछ छोड़ना पड़ेगा हिस्सा, और बी को भी अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही साझेदारी में भी होता है। नए साझेदार का लाभ का वितरण क्या होगा तथा यह विद्यमान साझेदारों से यह किस प्रकार अधिग्रहित करेगा, इसका निर्णय पुराने साझेदार तथा नए साझेदार के मध्य आपसी सहमति द्वारा किया जाता है। मतलब जो ए और बी है वो आपस में मिलके डिसाइड करके सी कितने अनुपात में एडमिट होगा, सी कितना शेयर उसका नए फर्म में होगा, ये डिसाइड करते हैं। यदि हम आगे बात करें तो हालांकि यदि ये वर्णित ना हो कि नया साझेदार पुराने साझेदार से अपना भाग किस प्रकार लेगा, तो ये मान लिया जाता है कि वह ऐसे उनके लाभ विभाजन अनुपात में ही प्राप्त करेगा। मतलब जो भी उनका अनुपात है, जैसे ये 1:1 है, तो जो नया पार्टनर आ रहा होगा वो 1:1 में ही अपना जो रेशो होगा उसी में क्या करेगा, जो भी नया शेयर होगा वो लेगा। मतलब
लाभ हानि विभाजन करेगा। किसी भी स्थिति में साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात आने वाले साझेदार को दिए जाने वाले लाभ विभाजन अनुपात में उनके सहयोग के अनुसार किया जाएगा, और जो भी उनका डिसाइड होगा, जो भी जिस हिसाब से भी वो चाहते होंगे उस हिसाब से वो नए पार्टनर को क्या करेंगे, एडमिट करेंगे या उसमें को लेके आएंगे। इसलिए यहाँ सभी साझेदार के मध्य नए लाभ विभाजन अनुपात के निर्धारण की व्यवस्था होगी, आवश्यकता होगी। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नया साझेदार अपने भाग का अधिग्रहण किस प्रकार पुराने साझेदारों से करता है, जिसके लिए अनेक संभावनाएं हैं, जब हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं ना। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आता है। तो यदि हम एक एग्जांपल इसका देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि जैसे ए और बी, आ और बा दो पार्टनर है, बाय चांस ये 1:1 में क्या कर रहे हैं, किसी व्यवसाय में लाभ और हानि का विभाजन कर रहे हैं। अब इनने बाय चांस यदि सी को लेके आए व्यापार में 1/4 हिस्से में, 1/4 हिस्से में, तो क्या होगा, अब जो नया फर्म होगा हम ए का, बी का और सी का, इन तीनों का ही क्या कर लेंगे, एक नए फर्म में कितना हिस्सा होगा, तो हम एज्यूम करते हैं कि एक तरीके से इनका जो टोटल मिला के हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1 होगा तीनों का, ए बी सी का। और हमें जो नए फर्म में सी आया उसका हिस्से के बारे में जानकारी है कि वो 1/4। तो इसका मतलब है जो बचे हुए पार्टनर होंगे, मतलब ए और बी होंगे, इनका जो हिस्सा होगा वो 1 - 1/4, जिसको हम बोलते हैं कितना, 3/4। तो अभी हमने देखा कि यदि कोई भी चीज क्लियर नहीं है कि इस तरीके से जो पुराने पार्टनर है वो अपने हिस्से का क्या करेंगे, एक तरीके से हानि करेंगे, किसके लिए, नए पार्टनर के लिए अपने हिस्से से कुछ हिस्सा देंगे, तो किस अनुपात में देंगे, वो अपने पुराने अनुपात में ही देंगे, 1:1 में ही देंगे। तो यदि हम बात करें ए के नए शेयर की, न्यू शेयर की, तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 1/2, और बी का भी जो नया अनुपात हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 1/2। तो यदि हम बात करें तो 3/8, और ये भी कितना हो जाएगा, 3/8। और यदि हम सी की बात करें तो सी 1/4 था, हम अगर इसका बेस सेम कर दें तो ये 2/8। तो कहीं ना कहीं जो नया हिस्सा होगा उसमें ए और बी सी का एनपीएसआर जो नया शेयर होगा वो जाएगा 3:3:2। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक कैलकुलेशन हो जाएगा किसका, नए अनुपात का, कि किस तरीके से कोई पार्टनर आता है फर्म में तो उसका जो शेयर है, उसके शेयर के आने से जो पुराने पार्टनर है वो अपने शेयर का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, ताकि वो नया पार्टनर फर्म में आ सके, और फिर उनका क्या निकलता है, नया शेयर निकलता है, जिसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। आगे यदि हम बात करें त्याग अनुपात, त्याग अनुपात का मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो नया रेशियो आ गया, पहले क्या था, 1:1 था, अब क्या हो गया, 3:2 हो गया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जो ए है और जो बी है, इनने अपने शेयर का कुछ त्याग किया होगा, ताकि जो सी है उसको 1/4 हिस्सा मिल सके। तो वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार या नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, त्याग अनुपात कहलाता है। साझेदार द्वारा किए गए त्याग की गणना इस प्रकार की जाती है, किस प्रकार की जाती है, कि लाभ में पुराना भाग है ना, लाभ में नया भाग, जैसा कि पहले की कथित है, नए साझेदार के लिए आवश्यक है कि वो किसी फर्म के पुराने साझेदार को अधिलाभ में हुई उनके भाग की हानि की क्षतिपूर्ति करे, जिसके लिए वह एक अतिरिक्त राशि लाता है, जिसे ख्याति या हम प्रीमियम कहते हैं, है ना। तो सामान्यतः साझेदार के मध्य क्या होता है, यह अनुपात स्पष्ट रूप से किया जाता है कि पुराने अनुपात सामान्य अनुपात और विशिष्ट अनुपात के रूप में हो सकता है। समस्या वहां उत्पन्न होती है जहां पर नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदार से अधिग्रहित किया भाग नहीं दिया गया हो, बल्कि इसके बदले नया लाभ विभाजन अनुपात दिया गया। इस प्रकार की स्थिति में त्याग अनुपात, मतलब अगर हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं होता और हमें डायरेक्टली ये दिया होता कि ये पुराना अनुपात है और ये नया अनुपात है, ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो, तो हम किस तरीके से त्याग अनुपात निकालें, तो त्याग अनुपात मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, सिंपल है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना जो होगा हिस्सा, उससे हम जब नए हिस्से को हटा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, त्याग अनुपात आ जाएगा। तो यदि हम ए के त्याग अनुपात की बात करें, ए का पुराना हिस्सा कितना था, ए का पुराना हिस्सा है 1/2, और ए का यदि नए हिस्से की बात करें तो वो कितना है, 3/8, 3/8। तो इसको यदि हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 4, है ना, -3/8 दैट इज 1/8। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे, बी का भी सेम आएगा 3/8, जो कि आएगा 1/8। तो कहीं ना कहीं हमने डिस्कस करा ही था कि अगर हमें कोई जानकारी नहीं दी हो तो कहीं ना कहीं जो पुराने पार्टनर है वो जो उनका पुराना
अनुपात होता है उसी अनुपात में क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग या त्याग अनुपात आया वो आया 1:2, तो घट गया उसका, है ना। पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो आधा 1/2 हिस्सा ए ने अपना दिया, 1/2 हिस्सा बी ने अपना दिया। तो 1/2 यदि ए देगा और 1/2 यदि बी देगा तो कहीं ना कहीं ये 1/4 हिस्सा किसको मिल गया, सी को मिल गया। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था जहां पे हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और जहां पे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और किस तरीके से नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है उसके बारे में जानकारी ली। और जो अधिनियम है वो हमारा है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो कहीं ना कहीं चाहे हम पढ़ाई की बात करें या व्यवसाय की बात करें, सभी जगह हमारा जो पार्टनरशिप है वो जरूरी होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है ताकि हम क्या कर सके, आगे बढ़ सके। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।